चलिए आज स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेल। देखिए सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, बैठ जाइए आराम से। क्या बताए थे, कोशिका कितने प्रकार का? दो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी वैसे जीव जो प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बने। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझिए कि कौन कौन से पृथ्वी पर जीव है जो प्रोकैरियोटिक सेल है और कौन से ऐसे लिविंग है जो यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक यानी कहने का अर्थ हुआ कि वह प्रो मतलब क्या हुआ? प्रिमिटिव। प्रो का अर्थ क्या हुआ? पुराना, प्राचीन। और कैरियोटिक का अर्थ क्या होता है? न्यूक्लियस। कैरियोटिक का सेंस क्या हुआ? न्यूक्लियस। यानी वैसी कोशिका जिसमें न्यूक्लियस बना था लेकिन न्यूक्लियस डेवलप नहीं कर पाया, न्यूक्लियस का विकास नहीं हो पाया। यानी केंद्रक स्टार्टिंग में था, उसके बाद बना ही नहीं, डेवलप ही नहीं किया। और जिस कोशिका में केंद्रक ही डेवलप नहीं किया वह सेल डेवलप नहीं हो पाता, वह एक सेल के फॉर्म में ही रह जाता। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। जैसे में आप बैक्टीरिया का नाम सुने हैं। बैक्टीरिया किस प्रकार का सेल है? प्रोकैरियोटिक। एक ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम सुने होंगे, नील हरित शैवाल, ये साइनोबैक्टीरिया इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक तरह का बैक्टीरिया का ही फॉर्म है। तो इसमें न्यूक्लियस डेवलप किया ही नहीं, और जिस कोशिका में न्यूक्लियस डेवलप नहीं किया वो उसमें सेल डिवीजन होता ही नहीं, और ना सेल डिवीजन हुआ, ना ऑर्गन बना, और ना ही ऑर्गन सिस्टम। यानी वो एक सेल के फॉर्म में रह गया। और ऐसे जीव को हम आसानी से देख नहीं सकते। जिसका न्यूक्लियस ही डेवलप नहीं किया उसको हम देख पाएंगे? नहीं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका उसे कहते हैं जिसका न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस डेवलप भी किया। और न्यूक्लियस डेवलप किया तो उसे हम यूकैरियोटिक यानी इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। तो यूकैरियोटिक का एग्जांपल आप याद रखिएगा, प्लांट। प्लांट क्या है? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक्स, एनिमल, हम सब, एल्गी, शैवाल यूकैरियोटिक, फंगी यूकैरियोटिक, प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक। यानी कहने का अर्थ हुआ प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल क्या आया? बैक्टीरिया। क्या आया? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को तो हम देख नहीं सकते हैं खुली आंखों से, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस डेवलप ही नहीं किया। आगे जाके पढ़िएगा कि कोशिका विभाजन में सबसे प्रथम डिवीजन होता है इनोफेज। यानी कहने का अर्थ हुआ कि सेंटर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ तो क्या बनाया? ग्रुप ऑफ सेल, यानी कोशिका का समूह। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बताए थे कि कोई भी अगर नया सेल बना तो वह पुरानी सेल से ही नया सेल बनता है, जिसे हम बोल दिए क्या? डॉटर सेल। और जो सेल से बन रहा उसे हम क्या बोल दिए? पेरेंट सेल। तो यहाँ ये समझने की बात है कि जो कोशिका बन रहा है वह पुरानी कोशिका से ही बनता है। और ये स्टेटमेंट देने वाले वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्चू। ये आपका सेल थ्योरी में पढ़ना है कि कोशिका सिद्धांत कौन कौन आए, सभी साइंटिस्ट का नाम याद रखना। और कोशिका सिद्धांत का जनक किन्हें बोला जाता है ये भी आपको याद रखना है। कोशिका सिद्धांत देने वाले कोई एक वैज्ञानिक नहीं थे, 4-4-5-5 वैज्ञानिक मिलकर दिए थे, लेकिन माना जाता है कि नहीं एक को। लेकिन स्टेटमेंट के तहत पूछ दिया जाए कि ये स्टेटमेंट किस वैज्ञानिक का है, तब तो आपको पांचों याद रखना पड़ेगा। बात है समझ में? तो यहाँ ये आपको समझना है कि वैसे जीव जिसके कोशिका में केंद्रक नहीं है उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और ऐसे जीव जिसके कोशिका में केंद्रक पाए जाते हैं उसे यूकैरियोटिक। अब आप लोग जवाब दीजिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाया जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि केंद्रक ही नहीं है, और केंद्रक के बाहर झिल्ली को क्या बोले थे? केंद्रक झिल्ली। और जिसमें केंद्रक ही नहीं है उसमें केंद्रक झिल्ली होगा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली भी, और जिसमें केंद्रक है उसमें केंद्रक झिल्ली भी होगा। अब बताए थे कि सेल का सॉलिड पार्ट क्या क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब क्या है? कोशिकांग है। क्या है? कोशिकांग है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में न माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, न लाइसोसोम पाया जाता है, न अंतःपर्दवी जालिका पाया जाता है, कुछ नहीं पाया जाता। ये क्या है? एक कोशिकीय जीव है।
लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी है, राइबोसोम भी है। अच्छा ये बताइए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम रहता है कि नहीं? इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। मात्र एक ही राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन बनाना। क्या बनाना? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S और एक 80S। ये 70S 80S क्या होता है, जब राइबोसोम पढ़ाएगा तब समझ में आएगा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल 70S राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में 80S। उसमें 70S कुछ मात्रा में पाया जाता है, लेकिन अभी आप याद रखिए कि यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन किस प्रकार का? 80S राइबोसोम। और प्रोकैरियोटिक में 70S। तो आप यहां से लिखिएगा सेल मेनली कितने प्रकार का? दो। चलिए क्या? हाँ। सर तो छुट्टी है क्या? यहां समझिएगा, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है, और इसमें केंद्रक बना लेकिन केंद्रक डेवलप। तो इससे क्या समझिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक, यानी ये केंद्रक बना भी और केंद्रक डेवलप भी किया, यानी केंद्रक का न्यूक्लियस का विकास भी हुआ। अब बताइए क्या इसमें केंद्रक झिल्ली बनेगा? लेकिन इसमें केंद्रक झिल्ली का काम है न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करना, न्यूक्लियस को सुरक्षा प्रदान करना। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, इसमें लिखिएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में, लिखिएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस केंद्रक नहीं पाए जाते। लिखवा दिए हैं और उसमें भी लिखा दिए। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, बोलना चाहिए ना, तो बोले कि नहीं हुआ है। एक पॉइंट हुआ था, दूसरा पॉइंट में लिखिएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। इसमें क्या लिखिएगा? इसमें सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। तो लिख लीजिए अस न्यूक्लियस, लिख लीजिएगा यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। तीसरा पॉइंट समझिएगा आप लोग, हम ये बताए थे कि जो जेनेटिक मटेरियल होता, अनुवांशिक पदार्थ होता है, वह कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। आगे जाके न्यूक्लियस स्पेशल पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। बशर्ते यहाँ समझिए कि जिसमें न्यूक्लियस है उसका जेनेटिक मटेरियल्स प्रोटेक्ट रहता है, यानी सुरक्षित रहता है, और जिसमें न्यूक्लियस ही नहीं है, अब इसमें केंद्रक ही नहीं है, तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा?
एक्सपैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपैंड, फैल जाएगा, और कभी भी ब्रेक डाउन कर सकता है, कभी भी टूट सकता है, क्योंकि हमारे शरीर की कोशिका में जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है मानव का? डीएनए। क्या होता है? डीएनए तो ट्रांसफर होता है जेनेटिक बाय जेनेटिक। तो मनुष्य का जो जेनेटिक मटेरियल्स है वह डीएनए। और मनुष्य की कोशिका में केंद्रक है, हाँ केंद्रक है। मनुष्य की कोशिका किस प्रकार का है? यूकैरियोटिक। तो इसमें केंद्रक है ना बाबू, तो इसमें भी क्या? डीएनए है, और डीएनए इसमें क्या रहता है? बंधा हुआ रहता है। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि डीएनए किस प्रोटीन से बंधा हुआ रहता है? हिस्टोन प्रोटीन। केंद्रक के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन, जो डीएनए को पैक करने का काम करता है, बांधे रखने का काम करता है, जिससे वह फैल ना जाए, एक्सपैंड ना हो जाए। ठीक है, तो यहां आप लिखिएगा कि इसमें, देखिए थोड़ा समझिएगा उसके बाद लिखाएंगे। इसमें तो न्यूक्लियस है नहीं, न्यूक्लियस नहीं है, तो इसका जो डीएनए यानी कहने का अर्थ हुआ जेनेटिक मटेरियल्स क्या हो जाता है? फैल जाता है। अब क्वेश्चन आता है, ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल्स को क्या कहते हैं? तो इस जेनेटिक मटेरियल्स को बोला जाता है जीनोम। क्या बोलते हैं? जीनोम। या ऑप्शन में था न्यूक्लियोड। न्यूक्लियोड का नाम सुने हैं? न्यूक्लियोड, ये न्यूक्लियस नहीं है, क्या है? न्यूक्लियोड है। न्यूक्लियोड क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है, किसका? प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाता है? न्यूक्लियोड। और ये न्यूक्लियोड जो है वह सिंगल हेलिक्स, देख रहे हैं ना, एक हेलिक्स है, एक कुंडलीय संरचना है। कैसा संरचना है? एक कुंडली, एक कुंडलीय संरचना में पाई जाती है। और आप इसका स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है देखने में? सर्कुलर की कर्व नहीं, ये सर्कुलर होता है। क्या होता है? बिल्कुल सर्कुलर होता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि ये अगर न्यूक्लियोड का संरचनाएं कैसा होती है? सर्कुलर होता है। सर्कुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृत्ताकार। सर्कुलर को क्या बोलते हैं? वृत्ताकार। तो प्रोकैरियोटिक का जो आनुवांशिक पदार्थ है या जेनेटिक मटेरियल्स है, उस जेनेटिक मटेरियल्स क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोड। लेकिन यूकैरियोटिक का जो आनुवांशिक पदार्थ है वह न्यूक्लियस के अंदर रहता है, क्योंकि इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल्स है वह डबल हेलिक्स संरचना रहती है। डबल हेलिक्स कहने का अर्थ हुआ द्विकुंडली। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बीपीएस में कि डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना कौन दिए थे? कौन दिए थे? वाटसन एंड क्रिक। लेकिन डीएनए का खोज कौन किए थे? कोई बता सकते हैं? डीएनए का खोज आप बुक पढ़िएगा तो वाटसन और क्रिक ही दिया रहता है, लेकिन बीपीएससी उसको आंसर नहीं मानता। अब क्यों नहीं मानता आगे बात समझ में आएगा। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए। क्या होते हैं? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए अलग चैप्टर है पढ़ना, हम उसको पढ़ाएंगे डीएनए जब स्टार्ट करेंगे तब। तो यहाँ तीसरा पॉइंट क्या बताएं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाता है? न्यूक्लियोड। तो तीसरा में लिखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका का प्रोकैरियोटिक कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल्स। हिंदी में किसी को दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना? हाँ, मजा आ रहा है? नहीं, जिनका बोलिएगा तो इंग्लिश में लिखवा देंगे, ठीक है? अरे तो हिंदी तो बोल रहे हैं, आप लोगों को क्या दिक्कत है? आप सुन के तो लिख सकते हैं ना। हिंदी लिखेंगे तो आधा गलती हो जाएगा मेरा, बोल तो रहे ना। तो लिख लीजिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ प्रोकैरियोटिक कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लियोड कहलाता है। हिंदी में भी इसको न्यूक्लियोड कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये नाम है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का
आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लियोड या न्यूक्लियोड लिख दिए, न्यूक्लियोड कहलाता है। इसे लिख दीजिएगा, इसे जीनोफोर भी कहते हैं, इसे जीनोफोर भी कहा जाता है। हाँ, न्यूक्लियोड का ही दूसरा नाम है जीनोफोर। मान लीजिए न्यूक्लियोड ना दिया ऑप्शन में, जीनोफोर दे दिया, तब आप लोग सोचिएगा तो न्यूक्लियोड पढ़े थे, जीनोफोर आ गया, तो न्यूक्लियोड का ही दूसरा नाम क्या है? जीनोफोर। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोड। और इस न्यूक्लियोड का ही दूसरा नाम क्या है? जीनोफोर। ये कैसा सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ? विकसित नहीं हो पाया, क्योंकि क्या है? एक सर्कुलर हेलिक्स में क्या हो गया? फैल गया। लिखिएगा इधर, इसमें लिखिएगा यूकैरियोटिक में लिख लीजिएगा। यूकैरियोटिक कोशिका का जेनेटिक आनुवांशिक पदार्थ यूकैरियोटिक कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए कहलाता है। डीएनए कहलाता है, डीएनए कहलाता है। चलिए चौथा में लिख लीजिए। नेक्स्ट बताइए, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे कि नहीं? नहीं, तो लिख लीजिए प्रोकैरियोटिक, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते। हाँ, एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहता है? एब्सेंट। ठीक है, अब बताइए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें लिख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। पांचवा पॉइंट लिखिएगा इसमें। 4 तक हो गया सबका? पहला क्या बताएं? केंद्रक। दूसरा क्या बताएं? केंद्रक झिल्ली। तीसरा क्या बताएं? आनुवांशिक पदार्थ। चौथा क्या बताएं? माइट्रो। पांचवा लिखिएगा, पूछना है? आरएनए आपका जेनेटिक मटेरियल्स के फॉर्म में ह्यूमन में नहीं रहता। आरएनए का फॉर्मेशन अलग होता है। आरएनए का 3 काम है, एक मैसेज करना, दूसरा प्रोटीन का बनाना, और तीसरा प्रोटीन का ट्रांसफर करना। तो जब आरएनए पढ़ाएंगे ना, इसी में आरएनए पढ़ना। अभी हम सिर्फ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस को समझा रहे हैं। तो कितना पॉइंट हुआ? 4। पांचवा लिखिएगा, इसमें अंतःपर्दवी जालिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतःपर्दवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दवी जालिका नहीं पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म ईआर। आपको ईआर ही रहेगा कि ईआर पाया जाता है। ईआर मतलब क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसका फंक्शन अलग है, उसमें बताएंगे। अभी सब डिफरेंस सिर्फ समझा रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक कोशिका में
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। एकदम क्लास ध्यान दीजिएगा यहाँ। दूसरा इसमें लिखिएगा, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपर्दवी जालिका पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में अंतःपर्दवी जालिका पाए जाते हैं। 6 पॉइंट लिखिएगा प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। सिक्स में लिखिएगा प्रोकैरियोटिक, आवाज नहीं, कोई पूछना है, कुछ पूछना है तो खड़ा करके कुछ पूछना है। अलग बात करते हो जी तुम लोग, पीछे कर देंगे फिर थोड़ा सा। फिर 1 घंटा तो क्लास ही रहता है, अगर इतना स्लो चलेगा तो फिर जो उम्मीद की है 3, साढ़े 3, 4 महीना में ज्यादा चल जाएगा टाइम ना। देखो शाम वाला में 2-2 घंटा पढ़ाते हैं, 2 घंटा से कम नहीं, ठीक है। लेकिन आप लोग का भी 2 घंटा हो जाएगा, लेकिन मौसम थोड़ा शांत हो जाए। कोई आता है 17 किलोमीटर कि सर ऑटो नहीं मिलता है, तो ये ना हुआ, वो ना हुआ, फलना हो गया। क्या माइकोप्लाज्मा क्या है? एक बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा क्या है? एक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के नाम है। तो आप ये पूछ सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा में क्या, माइकोप्लाज्मा क्या है? एक प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी उस माइकोप्लाज्मा को ही तो बोल दिया प्रोकैरियोटिक सेल। माइकोप्लाज्मा क्या है? एक बैक्टीरिया है। और हम बताएं शुरू में कि प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल एक ही याद रखिए, बैक्टीरिया, ज्यादा कहां कुछ है। या दूसरा में आप साइनोबैक्टीरिया याद रखिए, जिसे हम बोलते हैं नीले हरित शैवाल। इसमें शैवाल लगा हुआ, लेकिन ये शैवाल साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। इसका सिम्टम बैक्टीरिया जैसा है, इसीलिए इसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो ये आपको पढ़ना प्लांट किंगडम में, ठीक है। तो अब यहाँ 6 नंबर लिखेगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। लाइसोसोम जानते हैं, सुसाइडल बैग कहा जाता है इसको, ठीक है। लेकिन क्यों कहते हैं वह क्लियर होगा आगे। अभी समझिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें लिखिएगा, लिख लीजिए यूकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम पाए जाते हैं। 7वां नंबर लिखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट इन 70S, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। इसमें लिखिएगा, इसमें कौन सा? 80S, तो लिख लीजिए यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। कितना पॉइंट हुआ? 7, ठीक है, इतना काफी है। और बाकी सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ाएंगे तो उसमें सब क्लियर होते जाएगा, ठीक है।
एटीएस, ठीक है। आगे जाके पढ़िएगा कि एटीएस भी दो भाग में डिवाइड हो जाता है और 70s भी दो भाग में डिवाइड हो जाता है। तो आप यहां से कितना पॉइंट, 7। पहला पॉइंट क्या बताएं, पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, इसमें केंद्रक झिल्ली, इसका जेनेटिक मटेरियल्स पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसका जेनेटिक मटेरियल्स का नाम क्या है, न्यूक्लियोड। न्यूक्लियोड को न्यूक्लियस मत समझिएगा, उसका जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोड। और इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें राइसोसोम कैसे नहीं पाया जाएगा, इसमें कर दिया तो उसमें सोच लिया, इसमें नहीं पाया जाता। तो इंडिकेशन देखो, ये क्या है प्रो और ये क्या है यू। राइबोसोम, राइबोसोम नहीं, कैसे अभी नहीं लिखे हैं, इसमें कौन सा राइबोसोम है कि नहीं है। क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आ जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम पाए जाते हैं कि नहीं, यस। अब इसमें थोड़ी पूछा गया कौन सा राइबोसोम, ठीक है। अगर पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम होता है, तब आपको बताना है 70s, ठीक है। और इसमें कौन सा, 80s। अब इसका एग्जांपल आप याद रखिए, क्या पूछ रही है, पाया कि नहीं गया। इधर क्या था, यूकैरियोटिक, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या आएगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है, बैक्टीरिया। इसमें जो जो प्रॉपर्टी लिखवाए हैं इसमें नहीं पाए जाते हैं। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवाणु। दूसरा, ये पहला एग्जांपल। दूसरा, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको बोलते हैं नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, इस ब्लू ग्रीन एल्गी को ही दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। तो ये दो एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। ये दो जीव ऐसे हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल वाले हैं, यानी इसका जो बॉडी बना हुआ किस प्रकार का बना हुआ, प्रोकैरियोटिक कोशिका का। अमीबा ये कोशिकीय जीव है, अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो उसमें जो चीजें होती है वह प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर का ही होता है, ठीक है। वो भी क्या है, जैसे पैरामीशियम हो, ठीक है, अमीबा हो, तो वो सब क्या, लेकिन उसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ एग्जांपल नहीं लिखा है। ये जो 7 प्रॉपर्टी लिखा है इसमें आप यही याद रखिएगा कि ऐसे जीव जो है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं, जो ये सब नहीं होता है। वो आपको जब एनिमल जंतु जगत पढ़िएगा ना तब एमीबा का चर्चा होगा। इसका एग्जांपल यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है समझिएगा। पहला, प्लांट। प्लांट कैसा सेल है, यूकैरियोटिक, प्लांट में। दूसरा, एनिमल, इसका हिंदी लिखने की जरूरत नहीं ना है। तीसरा क्या हो जाएगा, एल्गी, शैवाल, लिख लो ह्यूमन, इसी में आ गया ह्यूमन बीइंग, ठीक है। चौथा, फंगी, इसको क्या बोलते हैं, कवक। पांचवा, प्रोटोजोआ, इसको भी हिंदी में सेम बोलेंगे, प्रोटोजोआ। तो ये सब एग्जाम्पल जो है यूकैरियोटिक सेल वाले। पीछे दिख रहा है, प्लांट। दूसरा क्या है, एनिमल। तीसरा, एल्गी। एल्गी को हिंदी में क्या बोलते हैं, शैवाल। फंगी, कवक। प्रोटोजोआ,
हाँ अलग अलग होता है ना, तो इसको वहां रख देते हैं यूकैरियोटिक में। ब्लू ग्रीन एल्गी एज ए बैक्टीरिया जैसा फंक्शन होता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। एल्गी शैवाल, पैरामेसियम एक, ये सब से ठीक है, सब सारा चीज तो एनिमल है, लेकिन उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल भी कह सकते हैं। उसमें से उसमें देखो पैरामीशियम हो एबीवा हो, उसमें कुछ कुछ स्ट्रक्चर आपको पाए जाते हैं, इसीलिए हम एग्जांपल यहाँ नहीं लिखवाएं। ठीक है, अब आप बताइए, ये एल्गी का नाम सुने हैं, शैवाल, शैवाल देखे हैं कैसा होता है, जरूरी नहीं हरा, ब्राउन भी होगा, रेड भी होगा, ठीक है, ग्रीन भी होगा। ग्रीन एल्गी इंसान के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इसको हम सैलेड के रूप में या इसको खाते हैं। ठीक है, आप समझिए कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं, वो अपना भोजन किस रूप में लेते हैं, एल्गी। वहां रोटी चावल थोड़ी लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, भोजन के रूप में क्या लेके जाते हैं, शैवाल। कभी कहा जाए कि कौन सा शैवाल लेके जाता है, तो एक शैवाल का नाम है क्लोरेला। क्लोरेला ये एक ऐसा सवाल है जिससे आप लोग खा सकते हैं, खरीद सकते हैं, 300-400 रुपये में आता है टैबलेट। इसको खाने से मतलब ये फायदा ये होगा कि आपको प्रोटीन भरपूर मात्रा मिलेगा, प्रोटीन कितना भरपूर मात्रा में। और ये सबसे ज्यादा जापान के लोग खाते हैं, चाइना के लोग खाते हैं। देखते हैं सैलेड में, भोजन में ग्रीन ग्रीन चीज डाल लेते हैं, उसके बाद वो केकड़ा डाल ले, सांप डाल ले, अलग बात है, लेकिन क्या है, उस एल्गी खा रहा है। शैवाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन रहता है, और उससे फायदा है कि उन लोग का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, यानी शाइनिंग है, किसका शाइनिंग, किसका, फेस का नहीं, हेयर का, बाल का। उन लोग का बालों का देखो शाइनिंग, हल्का ऐसे करेगी तो घूम जाएगा, नहीं, और यहाँ का ऐसे करेगी तो सब घूम जाएगा। उन लोग का एक एक बाल को काउंट कर सकते हो आराम से। ठीक है, कौन किया है, फायदा क्या है, एल्गी बहुत खाते हैं उन लोग शैवाल। और हम लोग के बालों में जनरली क्या देखो, कल्ली है, कल्ली समझते हो, वो घुंघराइला, यानी हम लोग के बालों में फास्फोरस सबसे ज्यादा होता है। जिस बाल को देख लो कि कल्ली है, पूरा घुंघराइला है, तो उसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा है। बालों को जो कल्ली करने का काम है, फास्फोरस का काम है। और यहाँ पर मान ब्यूटी पार्लर जा करके 2 दिन में क्या हो गया, आयरन दे दिया जाता है, आयरन दे दिया जाता है, लेकिन ये नहीं समझता कि हम खान डाइट में डिफरेंट है। आप खाइए, क्या खाइए, एल्गी, आपको बालों का कलर ही अलग हो जाएगा, फिर आइए लहराते हुए। तो ये एल्गी बहुत फायदेमंद है, और इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं कौन, अंतरिक्ष यात्री। कौन, अंतरिक्ष यात्री। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अंतरिक्ष यात्री अपना भोजन कौन सा शैवाल खाते हैं, क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला एक शैवाल है। ऐसे शैवाल का 4 प्रकार 5 प्रकार बहुत तरह के शैवाल होते हैं, सभी शैवाल को आप खा नहीं सकते। ठीक है, यहां तक तो आपको एग्जाम्पल याद रहेगा। आगे अंतःपर्दवी जालिका, जब सेल पढ़ाएंगे ना, सेले में अभी आ रहे एंट्री ले रहे हैं, तो ये है केंद्रक और ये है क्या, केंद्रक झिल्ली, इसके बीच में अंतःपर्दवी जालिका पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अंतःपर्दवी। और इसका 2 फॉर्म होता है, एक चिकनी अंतःपर्दवी जालिका और एक होता है खुरदरी। दोनों का फंक्शन अलग अलग है, तो आएगा सब। ठीक है, यहाँ खाली डिफरेंस बताएं, यहां तक कोई दिक्कत, चलिए लिखेगा आगे। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। देखिए, कोशिका सिद्धांत का जनक तो बताएंगे ही, पहले समझिए कि कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन कौन थे। ठीक है, सबसे पहला वैज्ञानिक आपको पता था कि सेल के बारे में कौन बताए थे,
रॉबर्ट। कब? 1665 में एक वैज्ञानिक आए, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक आए, इन्होंने सबसे पहले सेल थ्योरी दिए थे, कोशिका सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया कि जितने भी सजीव, तो ध्यान से सुनना, जितने भी सजीव है पृथ्वी पर, जितने भी सजीव है सभी का निर्माण किससे हुआ? सेल से। ये पहला सेल थ्योरी था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेल थ्योरी का, कोशिका सिद्धांत का प्रथम सिद्धांत यानी सबसे पहले शुरुआत किसने किए थे? रॉबर्ट। लेकिन इनको सेल थ्योरी का जनक नहीं माना जाता क्योंकि इनका स्टेटमेंट उतना अच्छा नहीं था। ये सिर्फ बता दिए थे कि अगर लिविंग है तो आप किस चीज का बने हुए हैं? सेल का। तो इनका स्टेटमेंट याद रहेगा कि सभी सजीव का निर्माण किससे हुआ? सेल से। और ये कौन बताए थे? रॉबर्ट। तो लिख लीजिएगा पॉइंट देकर के, रॉबर्ट हुक को लिख लीजिएगा हिंदी में पीछे। कुछ लोग बोलते हैं सर खाली इंग्लिश से लिखते हैं। इंग्लिश कहाँ लिखते हैं, हल्का फुल्का लिखते हैं, सब तो हिंदी बोलते हैं। लिख लीजिएगा 1665 में पहला सेल थ्योरी आया और कौन दिए थे? रॉबर्ट हुक। क्या बताए थे? सभी सजीवों का निर्माण, और इंग्लिश वाले देख के लिखेंगे, सभी सजीवों का निर्माण, सभी सजीवों का निर्माण कोशिका से, सभी सजीवों का निर्माण कोशिका से हुआ है। सभी सजीवों का निर्माण किससे हुआ? कोशिका से। यह सिद्धांत कौन बताए थे? रॉबर्ट। कब बताए थे? 1665। ठीक है। ठीक, दूसरा सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक आए इससे लगभग बहुत साल बाद 1824 में। कितना साल के अंतर है? पहला 1665, दूसरा सिद्धांत कब आया? 1824। ये देने वाले वैज्ञानिक थे ड्यूट्रोचैट। ड्यूट्रोचैट। दूसरा कोशिका सिद्धांत बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ड्यूट्रोचैट। ये दिए थे 1824 में। ये बताए थे, थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज किए थे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह कोशिका के समूह से बना हुआ है। कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऊतक। तो उन्होंने ये बताया कि जो भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म बोले हैं वह एक कोशिका का समूह है। क्या है? कोशिका का समूह है। कहने का अर्थ हुआ कि जीव जो बना है ऊतक से बना हुआ। ये कौन बताए थे? ड्यूट्रोचैट। आपको सिर्फ नाम याद रखना और स्टेटमेंट याद रखना। तो दूसरा स्टेटमेंट देने वाले वैज्ञानिक थे ड्यूट्रोचैट, 1824 में। लिख लीजिएगा, सभी सजीवों का निर्माण कोशिका के समूह, सभी सजीवों का निर्माण कोशिका के समूह यानी ऊतक से हुआ। सभी सजीवों का निर्माण क्या हुआ? ग्रुप ऑफ सेल यानी कोशिका का समूह किससे हुआ? ऊतक से हुआ। ये कौन दिए थे स्टेटमेंट? ड्यूट्रोचैट। पहला कौन? रॉबर्ट हुक, दूसरा ड्यूट्रोचैट। तीसरा सेल थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक थे 1838 में। 1838, कभी कभी 1839 दिया रहता है, तो 38-39 का टाइम था। और ये देने वाले वैज्ञानिक थे शेल्डन एंड स्वान। शेल्डन एंड स्वान। दो वैज्ञानिक थे, शेल्डन और स्वान। 1838 में वैज्ञानिक आए शेल्डन एंड स्वान। इन्होंने ये बताए कि जो भी सजीव है वह कोशिका का तो है लेकिन कोशिका के उत्पाद के भी बने हैं। कोशिका का उत्पाद क्या होता है?
कौन बताएगा? कोशिका का उत्पाद, प्रोडक्ट ऑफ सेल क्या है? कोई नहीं जी, इसका चर्चा तो क्लास में किए ही हैं। प्रोडक्ट ऑफ सेल क्या होता है? ये कौन बताए थे? शेल्डन एंड स्वाल। हम बताए थे कि जो सेल का निर्माण हुआ प्रोटोप्लाज्म से हुआ। किससे हुआ? और उस प्रोटोप्लाज्म का दो भाग होता है, लिक्विड और सॉलिड। सॉलिड में जितनी चीजें आप नाम सुने हैं वही तो सेल का उत्पाद है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? प्रोडक्ट है। किसका? सेल का। अंतःपर्दवी जालिका क्या है? प्रोडक्ट है। किसका? सेल का। लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, ये सब क्या है? प्रोडक्ट है। किसका? सेल का। और ये कौन बताए थे? शेल्डन और स्वान। तो ये दोनों से सबसे अच्छा स्टेटमेंट इनका था कि सभी सजीवों का निर्माण कोशिका तथा कोशिका के उत्पाद से हुए। याद रहेगा? सभी सजीवों का निर्माण कोशिका तथा कोशिका के उत्पाद से हुआ है। तो लिख लीजिएगा, सभी सजीवों का निर्माण सभी सजीवों का निर्माण सभी सजीवों का निर्माण कोशिका तथा कोशिका के उत्पाद से हुआ है। सभी सजीवों का निर्माण कोशिका तथा कोशिका के उत्पाद से हुआ है। सभी सजीवों का निर्माण कोशिका तथा कोशिका के उत्पाद से हुआ, यानी सेल से तो ही हो। इस सेल के बारे में कौन बताए थे? रॉबर्ट हुक। सेल के बारे में, ग्रुप ऑफ सेल के बारे में ड्यूट्रोचैट। कौन बताए? ड्यूट्रोचैट। सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, शेल्डन एंड स्वान। शेल्डन एंड, और चौथा जो सेल थ्योरी आया, यहां तक याद रहेगा? पहला कौन आए? रॉबर्ट हुक। दूसरा ड्यूट्रोचैट। तीसरा शेल्डन और स्वान। चौथा जो आए 1855 में। 1855 की घटना है। इस समय एक वैज्ञानिक आए, रुडोल्फ विर्चू। (1855) में एक सेल थ्योरी आया रुडोल्फ विर्च्यू के द्वारा। ये एक फेमस स्टेटमेंट दिए थे। इस स्टेटमेंट्स को आपको याद रखना है। जी, जो स्टेटमेंट अपने भाषा में, अपने भाषा कहने का अर्थ हुआ बायोलॉजी में जो भी लिखा गया था वह लैटिन रूट वर्ड लिखा था। कौन सा वर्ड? लैटिन। उसको अलग बात है कि हम लोग बाद में इंग्लिश और अलग अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिए थे। क्या स्टेटमेंट था? उस स्टेटमेंट को नाम याद रखिएगा क्योंकि यह स्टेटमेंट पूछा जाता है। यह स्टेटमेंट का नाम था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। वो अपने भाषा में बोले थे। कौन बोले थे अपने भाषा में? रुडोल्फ विर्च्यू। ये अपने भाषा में एक स्टेटमेंट दिए थे, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। हम लोग तो ये समझते नहीं है क्योंकि ये लैटिन वर्ड है। कैसा है? लैटिन वर्ड। हम लोग किस में समझते हैं? हिंदी में। हिंदी भी कैसा? देहाती, है ना? ठीक है, कि पहले अंडा आया कि मुर्गी, यही ना समझेंगे। ठीक है, तो अब यहां से कौन आया था देखो तुम, यहां से समझ में आएगा। इनका स्टेटमेंट क्या बताता है? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस मतलब क्या हुआ? पहले ये बताइए, सेलुला का अर्थ क्या हुआ? लैटिन में सेलुला बोला जाता है और हम लोग क्या बोलते हैं? सेल, कोशिका। इतना तो समझते हैं। तो सेलुला को क्या बोलती हैं? सेल। ई का अर्थ हुआ टू। क्या हुआ? टू। टू मतलब समझे, प्रीपोजिशन है। टू का अर्थ क्या होता है हिंदी में? से, का, जो भी। अब तो यहाँ टू का अर्थ क्या होगा? से। अब यहाँ सेलुला का अर्थ क्या हो गया? सेल। ओमनिस का अर्थ हुआ, ओमनिस का अर्थ सेल ना हुआ, ओमनिस का अर्थ हुआ
कि कोई भी सेल बन रहा है वह पुरानी कोशिका से बन रहा है। यह स्टेटमेंट शुरू में बताए थे ना, समझ में आया? कि कोई भी अगर नया सेल, कोई भी सेल का निर्माण होता है वह क्या होता है? पुरानी कोशिका से होता है। पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। समझ में आ गया? तो इसका हिंदी ट्रांसलेट क्या होगा कि नया कोशिका का निर्माण किससे हुआ? पुरानी कोशिका। यानी पहले से कोई ना कोई सेल एग्जिस्ट करता है और ये सेल डिवीजन होने के बाद इसमें बढ़ गया एक नया सेल, तो इसको हम क्या बोल दिए? पेरेंट सेल। यानी क्या बोल दिए? पेरेंट सेल मतलब क्या? ओमनिस। तो ये स्टेटमेंट लिखेगा ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये स्टेटमेंट पूरा कॉपी कीजिए और इसका हिंदी लिखवा देते हैं। ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनिस का अर्थ क्या हो गया? पुराना, ठीक है। सेलुला का अर्थ क्या हो गया? सेल। ई का अर्थ क्या हो गया? टू। और सेलुला का अर्थ क्या हुआ? सेल। यानी कोई भी कोशिका का निर्माण हो रहा है तो वह पहले से एग्जिस्ट करता है। अब आप लोग से पूछेंगे कि कोशिका सिद्धांत का जनक किन्हें माना जाता है? पहले लिख लीजिए, ये हो गया। ये चार वैज्ञानिक, चार साइंटिस्ट आए, ठीक है, और चारों अपना अपना स्टेटमेंट देके चले गए कि आप लोग पढ़िए। अब लिख लिए ओमनी सेलुला ई सेलुला, याद रहेगा? ओमनी सेलुला ई सेलुला कौन दिए थे? रुडोल्फ विर्चू। कौन दिए थे? तो लिख लीजिएगा इसका हिंदी ट्रांसलेट। लिख लीजिएगा, नई कोशिका का निर्माण ओमनिस, OMNIS, ओमनिस सेलुला, CELL UL सेलुला, और ई जो आप लेटर जानते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। पूछना है, ऐसे बोलिएगा तो समझ में आएगा। हम देखे तब नहीं समझे कि आपको दिक्कत हो रही है। खड़े को पूछना है, कोई दिक्कत। कैमरा है तो क्या हुआ, तो बोलिए कि कैमरा है तो ये फिक्स थोड़ी है, ऐसे कर देंगे, कहीं लेके चल जाएंगे। आपकी आंखों तक थोड़ा मुश्किल है। देखिएगा, नई कोशिका का निर्माण, नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से ही होती है। इतना ट्रांसलेट कर लोगे ना तुम लोग कि ना? ऐसे लिख दो, न्यू सेल फॉर्म ओल्ड सेल, हो गया। इंग्लिश में तो आसान है नहीं, इन लोगों को तो हिंदी में थोड़ा लिखना पड़ता है सजा के, गलती के लिए। और वाइटनर लेके आती है, वाइटनर का काम है इतना? काटो, गलती हुआ था काटो, फिर वाइटनर यूज करोगे, फिर काटो। जितना काटोगे उतना दिमाग में घुसेगा। कॉपी को एकदम पूरा लगड़ के रखो। तो लड़कियां लोग कॉपी एकदम सजा हुआ रहता है, लाल पीला हरा। तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, सब चीज, ड्रेस भी वही, पेन भी वही है। रूमा, तो रूमा से क्या मतलब है जी? तो रूम गंदा रखोगे तुम? नहाता नहीं है ना? नहा के नहीं आते हो? कितना अच्छा मौसम है जी, नहाओ ठंडा ठंडा पानी से। 15 दिन से? तब 15 दिन और रुक जाए, या चलो जाओ कुंभ मेला, सब पाप खत्म। चलिए लिखेगा, होली में, होली में नहाओ या अगला साल। यहां देखिएगा, ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका अर्थ क्या हुआ? कोई भी नया सेल किससे बना? पुरानी सेल से। ये कौन बताए थे? रुडोल्फ विर्चू। लेकिन कोशिका सिद्धांत जो दिए थे सबसे बेहतरीन इनको माना जाता है। याद अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोशिका सिद्धांत का जनक किन्हें माना जाता है? शेल्डन एंड स्वान। तो लिख लीजिए नीचे पॉइंट दे करके कि कोशिका सिद्धांत का जनक, अगर क्वेश्चन आ जाए तो चारों को मारेंगे, कोई एक। कोशिका सिद्धांत के जनक, फादर ऑफ सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत के जनक, कोशिका सिद्धांत के जनक शेल्डन और स्वान को माना जाता है।
कोशिका सिद्धांत के जनक शेल्डन और स्वान को माना जाता है। स्टेटमेंट चारों याद रहेगा। चलिए अब आगे, अब आते हैं मेन चैप्टर में जो आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद ये चलेगा लगभग एक सप्ताह। प्रोडक्ट ऑफ, आप सेंड करोगे तो अपने रिस्क पे करना। प्रोडक्ट ऑफ सेल, कोशिका के उत्पाद, हिंदी में लिखिएगा कोशिका के उत्पाद। अब कोशिका प्रोडक्ट ऑफ सेल में पढ़ना क्या क्या है ये समझना है। हाँ, उसको बोलते हैं कोशिका विज्ञान। आप बुक में देखिएगा सेल, सेल एक चैप्टर है ना, तो सेल को ही तो साइटोलॉजी बोले। सेल के बारे में पढ़ना ही क्या होता है, साइटोलॉजी। ये 6 से उठाना बाबू और लेके चल जाना इंटर तक, ठीक है। आप अलग अलग पढ़िएगा तो अलग अलग रहेगा, लेकिन हम सबको समराइज कर एक जगह बता रहे हैं। कंपटीटिव में कोई एक जगह से नहीं आता, एक बुक से नहीं आता। आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिएगा, 6 क्लास से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, या 10 तक भी पढ़िएगा आप लोग। कंपटीटिव के लिए 10 तक काफी है। अगर वगैरह सीडीएस वगैरह पेपर देते हैं तो सीडीएस वगैरह देते तो नहीं होंगे आप लोग, तो ज्यादा मेहनत हो जाएगा, तब आपको थोड़ा 12th का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन आप कोशिश कीजिए 6 से 10 तक एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, आपको सब मिलेगा। तो कुछ पार्ट आपको सेल पढ़ना है क्या 7, 8 में, कुछ पढ़ना है क्या 9 में, कुछ पढ़ना है क्या 10 में। तो हम बुक से वैसे थोड़ी बताएंगे, हम एक नाम ही दे दिए क्या, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। कोशिका से जितना रिलेटेड चीज है सब यही आ जाएगा। चलो और कोई पूछना है, हिंदी में लिख लीजिएगा कोशिका के उत्पाद। अब ये सेल प्रोडक्ट क्या है बताएं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिएगा सेल वॉल। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। देखिए समझिएगा, कोशिका भित्ति कौन सा सेल में पाया जाता है। अब हमें क्वेश्चन पूछ दें, तो अभी तो हम बता के आए कि कोशिका 2 ही प्रकार का, प्रोकैरियोटिक और, क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं कि यूकैरियोटिक में, किसमें, यूकैरियोटिक में प्लांट आता है, एनिमल भी आता है। एनिमल में कोशिका भित्ति है, एनिमल में कोशिका भित्ति नहीं है सिर्फ। अब यहां समझना कि सेल वॉल प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। एक्सेप्शन में एनिमल में नहीं पाया जाता। एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं पाए जाते। हम क्या बताएं कि जो सेल वॉल कोशिका भित्ति ये दोनों में पाया जाता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल क्या बताएं, बैक्टीरिया। तो क्या बैक्टीरिया में सेल वॉल है, अभी सेल वॉल है। बैक्टीरिया में, जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है। यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं, तब आपको किनको पता है, जीवाणु की कोशिका भित्ति को क्या कहा जाता है, बोलो बोलो पूरा नाम, पेप्टिडोग्लाइकोन। पूरा नाम क्या है, पेप्टिडोग्लाइकोन। तो सेल वॉल यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, लेकिन अपवाद के रूप में क्या है, एनिमल सेल। एनिमल सेल मतलब क्या, हम लोग और जानवर भी। तो हम लोग क्या है, जानवर हैं। हम लोग का दिमाग, हम लोग जानवर में आते हैं, लेकिन तो हम लोग का माइंड जो है सबसे ज्यादा डेवलप है। हम लोग के बाद कौन सा जानवर, हम लोग तो चिंपैंजी का हिस्से का ही निर्माण है। सुनते होंगे कि हम लोग का जन्म जो है बंदरों से हुआ है, ठीक है।
तो हम लोग का जो पहला माइंड है सबसे डेवलपमेंट है, दूसरा स्थान आता है डॉल्फिन। कौन आता है? डॉल्फिन। डॉल्फिन से बात किए हो? क्यों नहीं? दूसरा दिमाग है, सबसे दूसरा ब्रेन जो है विकसित है वह डॉल्फिन का। पहला हम क्या है? हम लोग। तो यहां से देखिएगा, कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों में पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल को छोड़कर। तो लिखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा 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 यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है, परंतु परंतु मतलब अपवाद है, एक्सेप्शन है, परंतु परंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। परंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। परंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आप बताइए कोशिका भित्ति कहां कहां पाया जाएगा? एग्जाम्पल के रूप में क्या हो गया? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में पाया जाएगा नहीं भैया? जीवाणु, जीवाणु का कोशिका भित्ति है कि नहीं है? है। जीवाणु कैसा सेल है? प्रोकैरियोटिक। इसमें न्यूक्लियस है कि नहीं है? नहीं है। केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है। ध्यान से देखना है कि क्या पूछ रहे हैं, बोलो। हाँ तो 70-80 बाद में, अभी हम जितना पूछे वही बोलो। कह देंगे 30S राइबोसोम पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में, यस या नो? यस, लेकिन अभी रुकना है, ठीक है? अभी रुकना, अभी जितना बताया उतना ही। इसमें कैसा राइबोसोम? 70S। लेकिन राइबोसोम है कि नहीं है? है। इसमें राइबोसोम, हाँ, दोनों में राइबोसोम है, बस इतना जाना, ठीक है? अब यहां देखिएगा, सेल वॉल बैक्टीरिया में पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि बैक्टीरिया जीवाणु की कोशिका भित्ति क्या कहलाती है? तो लिखिएगा, जीवाणु की कोशिका भित्ति देखो समझना, पहला पॉइंट में लिखिएगा, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु की कोशिका भित्ति क्या क्या चीज का बना होता है ये समझना। पहला लिखिएगा पेप्टिडोग्लाइकोन, हिंदी में लिख देते हैं पेप्टिडोग्लाइकोन। पेप्टिडोग्लाइकोन प्लस म्यूरेमिक एस। म्यूरेमिक नाम जानते हैं? म्यूरेमिक क्या है? एक अम्ल है। क्या है? अम्ल है। प्लस अमीनो अम्ल, प्लस अमीनो अम्ल। कहने का अर्थ हुआ बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति है वह 3 चीज से मिलकर बना है। आपको ऑप्शन में सिर्फ यही रहेगा। आज तक जितना एग्जाम में पूछा गया ऑप्शन में क्या था? पेप्टिडोग्लाइकोन। आप इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा, पेप्टिडोग्लाइकोन प्लस
इसको क्या बोलेंगे, मिरेमिक का नाम क्या होगा, मिरेमिक एसिड। अमीनो अम्ल का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड, क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड। ए डबल ए कर दिए, आप लोग समझ जाइएगा, डबल ए में क्या, अमीनो एसिड। नहीं तो बहुत लोग दिक्कत कर देगा, लिखो पूरा। जीवाणु का कोशिका भित्ति किस चीज का बना हुआ है, सबसे पहला दिमाग आना चाहिए पेप्टिडोग्लाइकन। किस चीज का, आपको ये दोनों ऑप्शन में कभी नहीं रहेगा, क्या रहेगा, सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकन। अगर मान लो ई भी रह गया और ई भी रह गया, अब बोथ का ऑप्शन नहीं है, तो क्या करेंगे, किसको बनाएंगे, पेप्टिडोग्लाइकन। अब बोथ का ऑप्शन है तभी हम दोनों को या तीनों को लेके चलेंगे। बीपीएससी में रहता क्या, उपरोक्त एक से अधिक, तो हम क्या डी लेंगे, क्या लेंगे, डी। क्योंकि बैक्टीरिया का जो सेल वाल है पेप्टिडोग्लाइकन का भी होता है, और कुछ मात्रा में मिरेमिक एसिड भी रहता है, और कुछ मात्रा में अमीनो एसिड। अमीनो एसिड मतलब क्या, प्रोटीन। और पेप्टिडो मतलब क्या, वसा। पेप्टिडो मतलब क्या हो गया, वसा। तो ये सब मिलकर बना रहता है बैक्टीरिया का सेल वाल। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जीवाणु का कोशिका भित्ति किस चीज का बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकन। दूसरा, प्लांट। बताइए प्लांट में सेल वाल है कि नहीं है, है। प्लांट का सेल वाल लिख लो, प्लांट का कोशिका भित्ति लिखो, प्लांट का कोशिका भित्ति, क्या तुम लोग बोलते हैं, फॉर्म ऑफ टॉम करते रहता है जी। प्लांट का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज। प्लांट का कोशिका भित्ति, प्लांट का कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है, सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है प्लांट का सबसे हार्ड पार्ट होता है। हार्ड समझते हैं, कठोर। इससे कठोर पार्ट प्लांट में नहीं होता। तो अगर कभी आ जाए कि पेड़ पौधे में सबसे हार्डेस्ट पार्ट, सबसे कठोर भाग क्या होता है, सेलुलोज। सेलुलोज है क्या, कोशिका भित्ति है। सेलुलोज है क्या, कोशिका भित्ति, किसका, प्लांट। तब प्लांट, पेड़ पौधे का कोशिका भित्ति किस चीज का बना हुआ है, सेलुलोज। सेलुलोज प्लांट का कैसा भाग है, हार्ड। और हार्ड होने के कारण इसमें पानी नहीं पाया जाता है, वाटर यानी पानी क्या है, नहीं पाया जाता है। कोई चीज अगर हार्ड है तो उसमें वाटर की मात्रा 0%, ठीक है। तो कि प्लांट के किस भाग में पानी की मात्रा नहीं पाई जाती है, क्या हो जाएगा, सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, सेल वाल है, किसका, प्लांट। तो 2 पॉइंट हो गया। बैक्टीरिया का सेल वाल किस चीज का, पेप्टिडोग्लाइकन। प्लांट का सेल वाल किसका, सेलुलोज, ठीक है। तीसरा लिखेगा, कवक। कवक में सेल वाल पाए जाएंगे कि नहीं, यस, कवक में सेल वाल पाए जाते। हाँ, यहाँ कमजोर और स्ट्रोंग की बात नहीं है, बात है कि इसमें पाए, इसमें है कि नहीं। लिखेगा, कवक, कवक का कोशिका भित्ति, कवक का कोशिका भित्ति कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, यानी काइटिन क्या है, एक सेल वाल। और ये किसका सेल वाल है, कवक का, फंगी का। कवक का कोशिका भित्ति किस चीज का बना हुआ, काइटिन।
एक लास्ट लिख लीजिएगा चौथा में, एल्गी। शैवाल में कोशिका भित्ति है कि नहीं है? है। शैवाल में कोशिका भित्ति है। हिंदी में क्या बोलेंगे? शैवाल। चौथा पॉइंट लिखिएगा, शैवाल का कोशिका भित्ति, शैवाल का कोशिका भित्ति सेलुलोज 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 गैलेक्टोन्स, सेलुलोज कॉमा गैलेक्टोन्स को ऐसे लिखते हैं, इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, कैसे लिखेंगे? गैलेक्टोन्स। सेलुलोज गैलेक्टोन्स तथा पूरा बजने देता प्रकाश, इसको क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो लिख लीजिएगा, सेलुलोज गैलेक्टोन्स तथा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या रहता है? सेलुलोज। अभी देखो, जो फर्स्ट में लिखे हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा में रहता है, और कुछ मात्रा में इसके साथ ये सब मिला रहता है। लेकिन आप ऑप्शन में देखिएगा तो इसका क्या रहेगा? सेलुलोज। इसमें सिर्फ क्या रहता है? काइटिन। इसमें क्या रहेगा? प्लांट में सेलुलोज। और बैक्टीरिया में क्या? पेप्टिडोग्लाइकोन। ये दोनों सारा चीज पाए जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 4। ये चारों में सेल वॉल पाए जाते हैं। आप पूछते हैं बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज का बना है? पेप्टिडो और कल पूछेंगे क्या हो गया? पेप्टिडोग्लाइकोन, मिरेमिक एसिड, अमीनो अम्ल। प्लांट का सेल वॉल, प्लांट का सेल वॉल, फंगी का सेल वॉल, फंगी का काइटिन, और शैवाल एल्गी का सेल वॉल सेलुलोज गैलेक्टोन्स तथा कैल्शियम। तो ये सब में कोशिका भित्ति पाई जाती है। और कोशिका भित्ति के बारे में बताने वाले पहले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। कौन बताए थे? रॉबर्ट हुक। तो कोशिका भित्ति कौन दिए थे? कौन ये सब स्टेटमेंट दिए थे? कौन दिए थे? रॉबर्ट हुक। सेल का खोज कौन किया है? रॉबर्ट हुक। और सेल वॉल का भी खोज कौन किया है? तो आज इतना ही, कल सारा रिवीजन करके आइएगा, ठीक है? धन्यवाद, आराम से पढ़िए।